नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, ऐसे ही मेरी चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते रहे और आप लोगों को जो भी आप पूछना चाहो वो पूछो और मैं उसके जवाब देते रहूं। दोस्तों, यही है हमारी आपकी दोस्ती, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत से लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। बहुत से लोगों ने राजेश खन्ना जी के बारे में भी बताया है कि राजेश खन्ना जी जब सुपरस्टार थे तो उस वक्त का कुछ वाक़या बताइए। तो दोस्तों, मैं एक वाक़या बताऊंगा, देखिए, आइए मेरे साथ और याद कीजिए उस ज़माने को जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और उनका क्या हाल था। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले एक बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की सबसे पहले इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना बहुत काम की चीज़ है और बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही रसीली बातें मैं आपको बताते रहता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, सुपरस्टार यानी एकदम ऊंचाई पे बैठे हुए थे, उनके सामने कोई भी नहीं था और दूर दूर तक कोई दिखता भी नहीं था। और उस वक्त तो कहा जाता था जहाँ ऊपर आका नीचे काका। दोस्तों, ये तो बातें होती रहती है, क्योंकि कोई आदमी अगर जब आगे बढ़ जाता है, कुछ बहुत ही आगे बढ़ जाता है, तो उसके लिए बातें होती रहती है और उनको भी लगता है कि मैं ही मैं हूँ। और वही उसी में ये बात तो सच थी कि राजेश खन्ना का जैसे सुपरस्टारडम किसी को मिला नहीं। उस वक्त राजेश खन्ना की किताबें छपी थी, उसके बारे में वीडियोस बने थे, क्या क्या बनता था। और लड़कियां इतनी पागल थी, बहुत पागल थी, पता नहीं क्यों क्योंकि उन्होंने जो काम करते थे, उनकी स्टाइल थी, उनके बोलने की स्टाइल थी, उनके गाने की स्टाइल थी, वो जो कैरेक्टर करते थे वो दिल को छू जाते थे। दोस्तों, यही बात थी। लेकिन एक बात ये भी थी कि राजेश खन्ना जी को जब ये आशीर्वाद बंगलो उनका था, डिम्पल बंगलो बाद में जो हुआ, आशीर्वाद बंगलो एक उन्होंने देखा था, ये भरत भूषण साहब का था और भरत भूषण साहब के पास से राजेंद्र कुमार साहब ने लिया था, तो उसको आशीर्वाद नाम दिया था, डिम्पल नाम दिया था। उसके बाद आशीर्वाद राजेश खन्ना जी ने नाम दिया। जब उन्होंने राजेश खन्ना जी ने जब राजेंद्र कुमार जी से लेना चाहा तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे उनको, कुछ 6 या 7 लाख में वो मिल रहा था। लेकिन उस वक्त उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो तो फिल्में तो कर ही रहे थे, लेकिन वो दौर कुछ अलग था, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। अभी तो 100 करोड़ की बातें होती है और हर आर्टिस्ट, हर कलाकार जो भी फेमस हो जाता है वो एक ही फिल्म से जैसे कमा लेना हो वैसे ही कमा लेते। तो दोस्तों, राजेश खन्ना जी ने इसके लिए फिल्म हाथी मेरे साथी साइन की। उन्हें मालूम था कि हाथी मेरे साथी फिल्म अगर चल गई तो उससे जो भी पैसा जो भी मिलेगा उससे मैं अपना बंगला ले सकता हूं। और वो बंगला उनको बहुत ही दिल में छू गया था और मन में मन उन्होंने कर लिया था कि ये बंगला कैसे भी लूँगा। हाथी मेरे साथी की कहानी लिखी थी सलीम जावेद ने, पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी, फिल्म भी बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन एक बात है ना कि कहते कि राम नाम से पत्थर तैर जाते, वैसे ही राजेश खन्ना नाम से फिल्में बन जाती थी, तैर जाती थी और बिज़नेस भी अच्छा कर लेती थी। दोस्तों, तो ये बात हुई तो राजेश खन्ना ने देवर साहब से साइन तो कर ली फिल्म, लेकिन फिल्म में देखे तो ऐसे कुछ था ही नहीं, मतलब हीरो के लिए कुछ था ही नहीं। थोड़े कुछ सीन्स थे, लेकिन मेन तो उसमें हाथी थे। हाथी मेरे साथी जो फिल्म आई थी उसमें हाथी ही मेन हीरो थे और तनुजा जी थी, प्रेम चोपड़ा थे। तो दोस्तों, प्रेम चोपड़ा जी ने कुछ बातें कही हैं, अभी ही इंटरव्यू में कही है, अब तो राजेश खन्ना जी भी नहीं है, लेकिन वो बातें जो उन्होंने शूट के टाइम पे कही थी वो मैं आपको दोहराता हूँ, वही बात आपको कहूँगा। तो राजेश खन्ना जी को जैसे वो बंगला चाहिए था तो वो जाके सलीम जावेद जी से कहा कि आप कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग लिखिए, पटकथा इतनी अच्छी लिखिए कि मैं हिट हो जाऊं और मेरे जो सपना है बंगला लेने का वो पूरा हो जाए। तो वो भी उन्होंने भी हामी भर ली, बहुत अच्छी कहानी लिखी, बहुत अच्छी पटकथा लिखी, फिल्म भी चल गई राजेश खन्ना जी की वजह से। लेकिन उस फिल्म बनते बनते प्रेम चोपड़ा जी ने जैसे कहा है, वो फिल्म जब बन रही थी तब क्या हादसा हुआ, हादसा तो नहीं कह सकते, वाकया में कहता हूँ कि चिन्नप्पा देवर ने
उनको साइन तो कर लिया, फिल्म भी साइन कर ली, सब कुछ हो गया, शूटिंग भी शुरू हो गई। लेकिन राजेश खन्ना तो लेट लतीफ़ थे। 9 बजे की शिफ्ट थी, 12 बजे तक आते थे। लेकिन एक देखा गया है कि साउथ में जो फ़िल्म बनती है वो टाइम से बनती है, टाइम टेबल पे बनती है, और प्रोड्यूसर अपना टाइम देते हैं। जैसे 9 से 11 की शिफ्ट, 9 से 8 बजे की शाम की शिफ्ट, 9 से 5 बजे की शिफ्ट, जो भी शिफ्ट होती है 9 बजे की है, तो वहाँ पे हर आर्टिस्ट को आके बैठना पड़ता है, और हर आर्टिस्ट को काम हो या ना हो वहीं पे बैठे रहना पड़ता है। तो राजेश खन्ना जी तो लेट लतीफ़ थे, और वो तो चाहते थे कि मैं तो राजेश खन्ना हूँ, आऊँगा लेट। जब 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 12 बजे 1-1 बजे आते थे। उनके लिए सब दूसरे आर्टिस्ट जैसे तनुजा जी, प्रेम चोपड़ा, सब लोग बैठे रहते थे। प्रेम चोपड़ा जी ने ये बात कही है, ये मैं दोहरा देना चाहता हूँ। दोस्तों, चिन्नप्पा देवर ने क्या किया, अपने आदमी को भेजते थे वहाँ पे राजेश खन्ना जी को लाने के लिए। तो राजेश खन्ना जी की जो भी होटल में थे वहाँ पे चिन्नप्पा देवर अपने आदमी को भेज देते थे। सुबह 9 बजे से पहले ही भेज देते थे और उनको कहते थे कि सर 9 बजे की शिफ्ट है, चलिए। लेकिन सर कहाँ मानने वाले थे। सर के सर पे तो जुनून था, सुपरस्टार का जुनून था, मैं हूँ तो सब कुछ है। ठीक है, सब लोग ने मान भी लिया। लेकिन चिन्नप्पा देवर को पता चला कि ये तो मैंने गलती की है, लेकिन ठीक है, उनको साइन किया है, शूट भी कर रहे हैं तो पूरी करनी पड़ेगी फिल्म। उनके नाम से अगर फिल्म भी चल जाए तो अच्छी बात है। तो वो भी माने न माने कुछ भी उनको चला लेते थे। लेकिन उनके दिल में तो एक बात थी ही, बहुत स्ट्रिक्ट तो थे। तो वो बोले कि राजेश खन्ना को कुछ लेसन सिखाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक आदमी को रोज़ खड़े करते थे। जब राजेश खन्ना जी आते थे उसके सामने ही खड़े करते थे और उसको पीटते थे, धाड़ 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 जैसे मारते थे। ये करता है, वो करता है, ये करता है। ये जो स्टाइल है वो पुलिस स्टेशन की स्टाइल है। पुलिस स्टेशन में ऐसा ही होता है। अगर आप बैठे हो, आपने गुनाह कुछ कबूल नहीं किया है, तो पुलिस आपको साइड में बिठाएगी और अंदर से किसी कैदी को बाहर बुला के उसे मारेगी, बहुत मारेगी। तो उसका असर आपको बहुत ज़्यादा आप पे होगा और आप पूछने से पहले ही सब कुछ बता दोगे कि ये हुआ था। तो दोस्तों, ये टेक्निक होती है। तो चिन्नप्पा देवर जी ने भी यही टेक्निक अपनाई। उन्होंने भी क्या शुरू किया, अपने एक आदमी को कहा कि तुझे रोज़ मार पड़ेगी, तुझे। बाद में वो पैसा दे देते थे। लेकिन जैसे राजेश खन्ना लेट आए तो तुम्हें मैं मारना शुरू कर दूंगा। गाली, मतलब गाली तो नहीं देते थे, लेकिन चिल्लाते थे, मारते थे, इतने लेट आते हो, ये करते हो, ये काम करते हो, ये करते हो। तो उसका असर राजेश खन्ना ने तो पहले कुछ ध्यान नहीं दिया, बोला ठीक है ये होगा। लेकिन रोज़ के रोज़ होने लगा। तो राजेश खन्ना ने सोचा कि ये इनडायरेक्टली मुझे तो नहीं कह रहे, उनको भी असर हुआ। तो वो भी जल्दी आने लगे। 12 बजे आते थे तो उसके बदले 11 बजे आने लगे, फिर 10 बजे आने लगे, 9 बजे आने लगे। तो दोस्तों, यही कुछ करते थे चिन्नप्पा देवर, मारते थे दूसरों को, लेकिन उसकी असर राजेश खन्ना पे होती थी। ये बात अभी थोड़े दिन पहले कॉन्फ्रेंस में प्रेम चोपड़ा जी ने कही थी, ये बात मैंने आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यही होता है, क्योंकि आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि शूटिंग में तो है, और ये शूटिंग के जो भी काम किया है वो कैंसिल नहीं कर सकते, लॉस में नहीं जा सकते। तो ऐसा काम कुछ करना पड़ता है। तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली उन्होंने राजेश खन्ना पे दबाव बनाया और राजेश खन्ना जी टाइम पे आने लगे। फिल्म भी शूट हो गई, चल गई फिल्म, और चिन्नप्पा जी ने कान शायद पकड़ लिए होंगे कि इतने बड़े स्टार को कभी लेना नहीं। वो साउथ में तो डायरेक्टर इज़ द मेन कैप्टन ऑफ द शिप होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार सिस्टम थी उसमें तो स्टार लोग अपना फ़ायदा उठाते थे। अभी के स्टार लोग कुछ अलग ही है। तो दोस्तों, ये था कुछ मामला। तो ऐसे ही कुछ हसीन बातें, कुछ चुलबुली सी बातें आपके सामने लाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। अगर आप कुछ सुनना चाहो या कुछ जानना चाहो तो मुझे लिखिएगा, मेरे डीएम में लिखिएगा। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। दोस्तों, आप ही का इंतज़ार रहता है। मेरे शेयर्स भी कीजिए, ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दीजिए, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराइए। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आप लोगों को प्रणाम करता है। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।